स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ ट्रांसफर लर्निंग कोड एग्जाम्पल. I have already told you what is a transfer learning and how transfer learning works, and we have described in detail what type of a transfer learning parameters we use on daily basis. हमने 4 तरह के सिनेरियो भी डिस्कस किए थे और मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास सिमिलर डाटा कम हो और डाटा ज़्यादा हो तो फिर क्या करना है. जब आपके पास मतलब हमने 4 तरीके देखे थे. जब हमारे पास सिमिलर डाटा जो है वो ज़्यादा हो और डाटा की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो तो फिर क्या करना है. सो हमारे पास जो आज का लेक्चर है वो दरअसल इसकी इम्प्लीमेंटेशन है इन केरास, और मैं यहाँ पे VGG16 को ही यूज़ करूँगा. VGG16 को यूज़ करते हुए हम केरास में इसको अप्लाई करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू इमेजनेट क्या है. मैं इमेजनेट को यहाँ पे यूज़ करूँगा. इमेजनेट इज़ ए रिसर्च प्रोजेक्ट टू डेवलप ए लार्ज डेटाबेस ऑफ द इमेजेस विद एनोटेशंस. मतलब ये एक ऐसा रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसमें के इमेजेस भी दिए गए हैं और उन इमेजेस की एनोटेशंस भी दी गई हैं कि ये इमेज किस चीज़ का है, इमेज की क्या डिस्क्रिप्शन है. अच्छा, ये जो इमेजेस हैं एंड देयर एनोटेशंस हैव बीन द बेसिस ऑफ द इमेज क्लासिफिकेशन चैलेंज. तब वहाँ पे ये इमेज नेट की बेस के ऊपर एक ऐसा सिस्टम डिवाइस किया गया कि उनको रिकग्नाइज किया जाए थ्रू कंप्यूटर. तो वहाँ पे कई तरह के चैलेंजेस आए. ये चैलेंजेस आप केगल के ऊपर जाके देख भी सकते हो, और इसको हम इमेज नेट लार्ज स्केल विजुअल रिकग्निशन चैलेंज कहते हैं. The result is that the research organizations battle it out on the pre-defined data set. मतलब हमारे पास क्योंकि वो प्री डिफाइंड डाटा सेट है तो उस डाटा सेट के ऊपर हमने ये देखना है कि कौन सा मॉडल बेस्ट काम करता है. फॉर क्लासिफिकेशन टास्क इमेज मस्ट बी द क्लासिफाइड इनटू 1000 कैटेगरीज. ये मैं ऑलरेडी आपको बताया भी था प्रीवियस लेक्चर्स में कि हमारे पास इमेजेस की 1000 क्लासेज हैं ऑब्जेक्ट्स की इन इस डाटा सेट. For the last few layers, very deep convolutional neural network models have been used to win these channels. जो भी आपका चैलेंज था, and results on the task have exceeded human performance. मतलब कुछ सालों से ये जो आपके पास ये इमेजनेट चैलेंज है ये वैसे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसका लेटेस्ट वर्जन इमेजनेट की वेबसाइट से डाउनलोड करो और उसको अंडरस्टैंड करो. ये है किस तरह का, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल से बता देता हूँ कि ये क्या है. ये हमारे पास कुछ इस तरह का मॉडल है. सो ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ये हमारे पास जितना भी ये डाटा होगा इसमें हर तरह का ऑब्जेक्ट है. और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि आपको यहाँ पे ह्यूमन ऑब्जेक्ट भी मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे एनिमल ऑब्जेक्ट्स भी मिल रहे हैं, और इसके अलावा आपको यहाँ पे टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स और भी बड़े मिल रहे हैं. सो ये एक मिलियंस ऑफ इमेज का एक डाटा सेट है जिस पे कि हम काम कर सकते हैं. सो वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट एन एल्गोरिथम विच मस्ट डिटेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर क्लासिफिकेशन और ऑफ एनी टाइप ऑफ अ पर्पस, देन यू मस्ट नीड टू यूज दिस टाइप ऑफ अ डाटा, बिकॉज इतना बड़ा डाटा सेट और इतना ह्यूज एनोटेटेड डाटा सेट अभी तक हमें अवेलेबल नहीं है जिसमें कि हमारे पास मोर देन 1000 क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं. So this allowed the researchers, other researchers and developers to use the state-of-the-art image classification model in their own work and program. So ये इतना बड़ा डाटा था कि इसने हमें ये चीज़ करने के लिए अलाउ किया कि हम इसमें बहुत ज़्यादा और जो है वो यूज़ कर सकते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट क्लासिफिकेशन मॉडल्स. इसने एक और चीज़ जो यहाँ से हमें मिली वो थी ट्रांसफ़र लर्निंग. मतलब इसने ट्रांसफ़र लर्निंग को भी प्रमोट किया कि हम जब इतना डाटा या इतने वेट्स को जनरलाइज कर रहे हैं या हमारा मॉडल जनरलाइज हो रहा है तो जनरलाइज करते करते वो वेट कितने ऑटो ट्यून और कितने अपडेटेड होंगे कि हम उन वेट्स को दोबारा यूज़ कर सकें, प्री ट्रेंड मॉडल्स के वेट्स को, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है, और उनमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दें. ऑन होली न्यू predictive model task. So state of the art feature extraction capabilities to of proven model. मतलब हमारे पास एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जब भी ट्रांसफ़र लर्निंग यूज़ की जाती है या तो उसमें लास्ट लेयर को हम
दोबारा ट्यून करते हैं, या फिर हमारे पास जो प्रीवियस फीचर एक्सट्रैक्शंस की लेयर होती हैं हम उनको भी ट्यून करते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ अ डाटा व्हाट वी हैव। सो इन दिस केस मैं यहाँ पे जो चीज यूज करने जा रहा हूं वो क्लासिफिकेशन वाली लेयर को यूज करूंगा। सो वीजीजी की जो वेरिएशंस हैं, VGG released 2 different CNN models, especially VGG 16 and VGG 19. So ये हमारे पास एक मॉडल में ये दिए भी गए हैं। अगर आप इनके रिसर्च पेपर जाके देखते हो तो इनमें तमाम इनका जो आर्किटेक्चरल डिटेल, मतलब कौन सी पूलिंग कहाँ पे कैसे यूज हुई है, ये वहाँ पे दी गई है। लेकिन मैंने आपको बता भी दी है प्रीवियस लेक्चर में VGG 16 कैसे काम करता है, हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। The VGG models are no longer state of the art by only few percentage points. मतलब ये अब कोई मॉडल कोई बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये अब obsolete मॉडल हो चुका है। Nevertheless, there are very powerful models and useful both as images classifier as well as the biases, as well as the basis of the new models that use the image input. मतलब हमारे पास अब नए नए क्लासीफायर आ चुके हैं जो कि ये VGG से बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम यहाँ पे क्योंकि हम ट्रांसफर लर्निंग को अंडरस्टैंड करने लगे हैं, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप ये जो मैं कोड आपको देने जा रहा हूँ, आप इस कोड को रन करो। आप इस कोड को बाकायदा यहाँ से देख के आप इसको कॉपी करो और कॉपी करके इसको रन करके देखो और फिर आउटपुट देखो कि आउटपुट कैसी आ रही है। देन यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड हाउ द ट्रांसफर लर्निंग वर्क्स। जो केरास है ये हमें प्रोवाइड करता है 16 लेयर और 90 लेयर दोनों वर्जन प्रोवाइड करता है VGG की। ये क्योंकि केरास जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लिखा गया है, जब भी आपने इन दोनों को अप्लाई करना हो आप इन दोनों के यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स बना के, मतलब क्लास को आप इंस्टेंशिएट कर सकते हो। हम यहाँ पे VGG 16 मॉडल के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं कि ये कैसे काम करता है। मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ क्योंकि ये क्लास है, ये केरास का एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट, ये रैपर क्लास और उसमें एप्लीकेशंस की एक क्लास, और उसमें से मैंने VGG 16 की क्लास में से VGG 16 को इंपोर्ट कर लिया। दिस इज नाउ एन ऑब्जेक्ट, ये क्लास नेम है आपके पास एक तरह का। और जब मैंने इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो कॉल करने के बाद ये वाला मॉडल लोड हो गया किसमें, मॉडल में। अब जब आप फर्स्ट टाइम इस मॉडल को रन करोगे या इस एग्जांपल को रन करोगे, केरास विल डाउनलोड द वेट्स फाइल फ्रॉम द इंटरनेट। याद करो मैंने आपको बताया था कि आपके पास कुछ प्री ट्रेन्ड वेट्स होते हैं और ये हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस भी करके आए हैं। ये जो प्री ट्रेन्ड वेट्स होते हैं ये दरअसल डाउनलोड किए जाते हैं। तो केरास ने क्या किया है कि इन्होंने अपने तमाम प्री ट्रेन मेट गिट हब की रेपो के ऊपर रख दिए हैं। जब भी आपने इस मॉडल को VGG को यूज करना हो एज ए ट्रांसफर लर्निंग तो वो तमाम के तमाम वेट पहले डाउनलोड होंगे। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप जैसे ही ये कॉल करोगे ये ऑटोमेटिकली ये वेट्स डाउनलोड होंगे। मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप इसको रन करो और रन करके देखो कि हाउ दीज आर डाउनलोडिंग, और फिर आप उसके सोर्स पे जाओ गिटहब रेपो पे और वहां पे जाके देखो कि ये वेट्स फाइल क्या है। दरअसल एक H5 फाइल ही होती है, लेकिन वो मैं यहाँ पे किया मैंने इसलिए नहीं कि हमारे पास ये जो वेट्स फाइल है ना ये इतनी बड़ी है कि इवन 528 MB की ये फाइल है, और अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड करने लगता तो दैट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट। सो द डाउनलोड मे टेक अ फ्यू मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन। आपके पास अगर इंटरनेट की स्पीड है तो आप कोशिश करो कि आप इसको डाउनलोड करो और डाउनलोड करके इस वेट्स की फाइल को देखो कि ये H5 फाइल क्या होती है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, अगर एक दफा ये डाउनलोड हो जाती है और नेक्स्ट टाइम दोबारा आप इसके ऑब्जेक्ट को इन्वोक करते हो तो ये सेकंड टाइम डाउनलोड नहीं होंगे, बल्कि वही आपकी केरास की डायरेक्टरी में से या केरास का जो इन्वायरमेंट है उसी से पिक कर लिए जाएंगे। So next time you run the example, the weights are loaded locally and the model should be ready to use in second. अच्छा, आप यहाँ पे अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, उन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में भी आप ये यूज कर सकते हो। मसलन अगर कोई स्टूडेंट
ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के ऊपर काम कर रहा है और उसके डाटा की सिमिलैरिटी भी है और उसके पास डाटा भी बहुत कम है, तो वो इस तरह का ट्रांसफर लर्निंग यूज कर सकता है, मतलब इन्हीं वेट्स को यूज कर सकता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे पास, अब मैंने मॉडल लोड तो कर लिया, लेकिन मैं मॉडल की समरी देखना चाहता हूं कि ये मॉडल है किस तरह का। आपको याद होगा कि हमारे पास प्रीवियस जितने भी हमने टॉपिक देखे हैं उनमें मैं मॉडल एक बना के उस मॉडल को मैं लोड करता था। ये मॉडल हम खुद से बनाते थे बाय हैंड। जब हम कॉपी पे बनाते थे या बोर्ड पे बनाते थे तो आपने देखा होगा कि उसको हम लोड करते थे। सो यहाँ पे मैं उसको प्रोग्रामेटिकली लोड कर रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे इस मॉडल को लोड किया और लोड करने के बाद मैंने इसकी समरी को चेक किया। सो यू कैन सी दैट बाय डिफॉल्ट द मॉडल एक्सपेक्ट्स इमेज एज इनपुट विद द साइज दिस। ये मैं ऑलरेडी आपसे ये चीज डिस्कस करके आया हूं और ये 3 चैनल इमेज है। मतलब ये आप मेरा वो प्रीवियस लेक्चर देखो, उस लेक्चर में जिसमें हमने वीजीजी मॉडल डिस्कस किया था उसमें सेम यही चीजें हमने डिस्कस की थी। दिस वन, ये तमाम पैरामीटर्स का टेबल हमने बनाया था। मतलब ये जो हमारा इनपुट लेयर है इसमें जो साइज हम देंगे दैट वुड बी योर 224 मल्टीप्लाई बाय 3। और मैंने आपको बताया था इनपुट लेयर के ऊपर कोई पैरामीटर नहीं होता, सो यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं होगा। सो चूंकि अब यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, नेक्स्ट कन्वोल्यूशन ब्लॉक के अंदर 2D ब्लॉक में या 2D कॉन होता है उसमें कोई ना कोई आपके पास पैरामीटर्स आएंगे। ये पैरामीटर्स कैसे आते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल्स, यू कैन चेक इट। एंड फर्दर वन बाय वन वी विल अप्लाई 2 कन्वोल्यूशन लेयर, देन आफ्टर दैट वी विल अप्लाई 2D पूलिंग, फिर आपके पास 2D कन्वोल्यूशन लेयर एंड अगेन द 2D कन्वोल्यूशन लेयर 2 एंड उसके बाद हमारे पास मैक्स पूलिंग और उसके बाद 3 दफा फिर कन्वोल्यूशन लेयर। और मैंने आपको बताया था कि ये आर्किटेक्चर ज़रा लेंथी है, मतलब इस ये काफ़ी बड़ा आर्किटेक्चर है। तो इस आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली ये तमाम की तमाम हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब इसको आप ज़रा अंडरस्टैंड करो कि ये क्या है, क्यों, क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो टोटल पैरामीटर हम ट्रेन करने जा रहे हैं वो ये होंगे, दैट वुड बी द मॉडल समरी। और उसमें मैंने बाय डिफॉल्ट इम्प्लीमेंट किया था, ये आप खुद से कर सकते हो। मतलब सिंपल एक ऑब्जेक्ट कॉल करने से जब उसकी समरी बनाओगे तो ये आ जाएगा। सो दिस इज हाउ योर मॉडल कैन बी टेस्टेड बिफोर अप्लाइंग एनी टाइप ऑफ अ ट्रांसफर लर्निंग। आप चाहे VGG 16 पे काम करो, VGG 19 पे काम करो, आप रेसनेट पे काम करो, आप LXNet पे काम करो या आप लीनेट पे काम करो, इन तमाम नेटवर्क्स के जो वेट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट आपको दिए गए हैं और वो आप चेक भी कर सकते हो। सो आप कोई एक नेटवर्क लो और उसकी इंटरनल डिटेल्स में जाओ। डिटेल्स में कैसे जाना है, इसी तरह जाना है जैसे मैंने ये कोड लिखा है। और डिटेल्स में जाने के बाद आप वेरीफाई करो कि जो हमने वहां पे पैरामीटर बनाए थे क्या वही पैरामीटर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसकी इंटरनल डिटेल तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि वो कैसे काम करते हैं। सो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये फ्लैटन लेयर है, फुली कनेक्टेड लेयर है। फिर यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स फंक्शन हम अप्लाई करेंगे और करते करते हमारे पास ये आउटपुट आएगी। सो यहाँ पे ये कुछ, यहाँ पे हमारे पास ये वाली लेयर जो है, मैं यहाँ पे इसके मॉडल का एक आर्किटेक्चर भी देखना चाह रहा हूँ। ये कोड भी यूज किया जा सकता है जब आप अपने अपने मॉडल का आर्किटेक्चर देखना हो कि इसका आर्किटेक्चर क्या है, मतलब आर्किटेक्चर ब्लॉक्ड की फॉर्म। सो मैं यहाँ पे इस स्लाइड को थोड़ा एनलार्ज करूंगा और जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है। सो होप सो कि आपको ये यहाँ पे ये आर्किटेक्चर नज़र आ रहा होगा। ये वही वाला कोड है, उस कोड के थ्रू ये वाला आर्किटेक्चर बना है। मतलब वो जितना भी आर्किटेक्चर था ये तमाम के तमाम उसकी ब्लॉक डायग्राम है। और आप देखो हमारे पास ये आर्किटेक्चर कहाँ तक जाता है। सो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे पास ये कैसे काम किया जाता है। सो एक अच्छा जो डीप लर्निंग इंजीनियर होता है
उसके लिए ये किया जाता है कि वो सबसे पहले अपने आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करता है कि वो आर्किटेक्चर किस तरह का है. So whenever you are applying the deep learning on your real world example, you must need to understand the overall architecture, that what types of the layers are being used and what types of the activation functions are used and what types of the overall connectivity with the layers, and how we are using poolings, or max pooling or min pooling or average pooling or whatsoever. So आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड दिस. सो आप समझ लो कि जब आपने मॉडल को प्लॉट करना हो तो हमारे पास ये यूटिलिटी क्लास में ये कुछ पड़ा होता है. ये यूटिलिटी की क्लास है जिसमें विजुअल यूटिलिटी प्लॉट मॉडल के थ्रू हम कर सकते हैं. सो अब यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली है, लेयर्स पैरामीटर. VGG क्लास टेक्स अ फ्यू पैरामीटर. मतलब जब आपने VGG का मॉडल लोड करना है तो मैंने आपको बताया था ट्रांसफर लर्निंग कई तरह की होती है. तो वो ट्रांसफर लर्निंग को यूज करने के लिए जो VGG क्लास होगी ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेगी. वो आर्ग्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं? दैट में ओनली इंटरेस्ट यू इफ यू आर लुकिंग टू यूज द मॉडल इन योर ओन प्रोजेक्ट. मतलब आप कोई ट्रांसफर लर्निंग का पैराडाइम अप्लाई करने जा रहे हो और आप ये कहते हो कि जो लास्ट वाली लेयर्स हैं, मतलब कोई इस तरह का मॉडल है और इसकी ये वाली लास्ट लेयर है, इसके प्रीवियसली भी ये कनेक्टेड मॉडल है. मतलब यहाँ पे एक प्रीवियसली भी कनेक्टेड मॉडल है, प्रीवियसली लेयर्स भी हैं. तो आप जब ये लास्ट लेयर है और आप इस लास्ट लेयर जो कि क्लासीफाई करती है, यहाँ पे आप नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो, तो फिर आप ये यूज करोगे. और जब आप ये यूज करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनफैक्ट हम अपनी कौन सी लेयर को ड्रॉप करना है, कौन सी लेयर को हमने ड्रॉप करना है, ये हमें पता चल जाएगा. मसलन यहाँ पे मैं पैरामीटर जो हमें दिए गए हैं वो हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये पैरामीटर है इंक्लूड टॉप ट्रू. मतलब हम ये इंक्लूड टॉप का पैरामीटर अगर ट्रू कर देते हैं तो ये बताएगा कि वेदर और नॉट टू इंक्लूड द आउटपुट लेयर ऑफ द मॉडल. मतलब आपके पास, आपको मैंने बताया है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ. ये एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल समझ लो कि ये हमारे पास कुछ इस तरह का ये एक मॉडल है. मतलब ये वाला मॉडल, कुछ डाटा यहाँ पे है. अब ये डाटा आपको पता है कि ये एक फुली कनेक्टेड नेटवर्क है. किस तरह का? इस तरह का, लाइक दिस वन. अब हम क्या करना चाहते हैं? अब इसमें पता नहीं और कितनी लेयर्स होंगी, वी डोंट नो. इसमें बहुत लेयर्स हैं, इसमें इतनी ज्यादा लेयर्स हैं कि वी डोंट नो इन एडवांस. अब आपको पता है कि जो लास्ट वाली लेयर होती है, मतलब ये वाली जो लेयर होती है, ये कौन सी लेयर होती है? दैट इज योर सॉफ्ट मैक्स लेयर. मतलब जहां पे के प्रोबेबिलिटीज मिलती हैं आपको क्लासेस की. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज जरा गौर करो कि जब आपको ये क्लासेस मिलेंगी, मसलन ये जो आपका VGG मॉडल है ये 1000 क्लासेस के ऊपर ट्रेन किया गया था, 1000 क्लासेस. और मेरा जो मॉडल है उसमें फॉर एग्जांपल 10 क्लासेस हैं. अब आप जरा गौर करो कि ये वाला अब हमारा मोटिव नहीं है, हमने 10,000 क्लासेस को यहाँ पे क्लासीफाई नहीं करना बल्कि ओनली 10 को करना है. तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे ये कि हम सिंपल ये वाला इसको उड़ा देंगे. मतलब ये जो टॉप की लेयर है ये हम खत्म कर देंगे जिसमें कि 10,000 न्यूरॉन्स थे, सॉरी 1000 न्यूरॉन्स थे. बल्कि फिर हम क्या करेंगे? इसको खत्म करके यहाँ पे 10 न्यूरॉन्स का एक बनाएंगे और उसको ऐड करवाएंगे VGG में, ताकि वो वाले वेट्स इसको प्रिडिक्ट कर सकें. मतलब वो जो प्री ट्रेन्ड मॉडल के वेट्स थे वो इन 10 क्लासेस के ऊपर काम कर सके. अच्छा, वेट्स इमेज नेट के द वेट्स टू लोड यू कैन स्पेसिफाई नन ऑफ द नॉट प्री ट्रेन्ड वेट्स. मसलन अगर आप नेटवर्क की नया बनाना चाह रहे हो लेकिन वेट्स इंक्लूड नहीं करना चाह रहे, लेकिन आर्किटेक्चर वही यूज करना चाह रहे हो, तो फिर आप ये वेट्स यहाँ पे रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते. इसके अलावा हम यहाँ पे इनपुट टेंसर देते हैं.
इनपुट टेंसर मतलब ए न्यू इनपुट लेयर इफ यू इंटेंडेड टू फिट द मॉडल ऑन द न्यू डाटा ऑफ द डिफरेंट साइज। अगर आप उस मॉडल को नए डाटा के ऊपर फिट करवाना चाहते हो, मतलब जो आपका डाटा होगा, तो वो हमें वहां पे इनपुट टेंसर वहां पे उसको देना पड़ेगा, मतलब एक नई इनपुट लेयर देनी पड़ेगी जो कि डिफरेंट साइज की होगी। इसी तरह उस इनपुट की हमें शेप भी देनी पड़ेगी कि ये कौन सी शेप की इनपुट होगी। मसलन VGG अगर 224 पे अगर ट्रेन किया गया था, हो सकता है आपकी इनपुट 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 हो। So in order to use the transfer learning paradigm, we must need to explicitly mention that we have to use this input shape. And in the same way, the type of a pooling to use when you are training a new set of output layers. और हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हम कौन सी पूलिंग यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो VGG में ऑलरेडी मैक्स पूलिंग यूज हुई है। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हो कि मैं मैक्स पूलिंग पे नहीं करना चाहता बल्कि मैं मिन पूलिंग पे काम करना चाहता हूं, तो ये एक पैरामीटर चेंज करने से आपका पूरे का पूरा आर्किटेक्चर मिन पूलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द नंबर ऑफ क्लासेस इज द साइज ऑफ द आउटपुट वेक्टर, मतलब ये भी हमें बताना पड़ेगा, जो कि हमारे केस में अगर 10 क्लासेस है तो यहाँ पे हमें 10 रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं आपको एक ना एग्जाम्पल स्पेसिफाई करता हूँ। ये आप जरा एग्जाम्पल देखो और इस एग्जाम्पल की एक आउटपुट भी दिखाता हूँ। आप कोशिश करो कि आप पाइथन में जाके जो आपने इन्वायरमेंट सेट किया हुआ है उसमें आप इसको कोड करो। सो आप जब उसमें कोड करोगे तो आपको कोड करके प्रैक्टिकली चीजें क्लियर होंगी कि हाउ दिस इज वर्किंग। कोड मैंने यहाँ पे स्लाइड में दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट अ सैंपल इमेज, मतलब सबसे पहले हमने एक सैंपल इमेज लिया। वो इमेज क्या है, वो कुछ ये वाला इमेज है, दिस वन। ये एक मग का इमेज है, मतलब अब हमें पता है कि VGG को ट्रेन किया गया है इतने ज्यादा मॉडल्स के ऊपर या इतने ज्यादा इमेजेस के ऊपर, वो जो मॉडल ट्रेन किया गया है। तो अब इस केस में क्या वो उनकी बेस के ऊपर इसको क्लासिफाई करेगा? इट मस्ट बी क्लासिफाइड because it is a similar data. So first of all we need to load the VGG model. हमें सबसे पहले VGG मॉडल को लोड करना है। अब VGG 16 हमने लोड कर लिया। ये मैं आपको पहले बता के आया हूं कि ये हमने कैसे लोड किया है, लाइक दिस वन। जैसे ही VGG 16 हमने लोड कर लिया, लोड करने के बाद नाउ वी आर एबल टू अप्लाई एनी टाइप ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। थर्ड स्टेप इज योर लोड एंड प्रिपेयर इमेज। हमें सबसे पहले इमेज को प्रिपेयर करना पड़ता है। ये कैसे हम प्रिपेयर करेंगे? वी कैन लोड द इमेज एज ए पिक्सल डाटा एंड प्रिपेयर इट टू बी प्रेजेंटेड टू द नेटवर्क, मतलब इसको प्रिपेयर करके नेटवर्क को प्रेजेंट करवाना है। केरास के अंदर कुछ इमेज की प्री प्रोसेसिंग की लाइब्रेरीज और कुछ इमेज के प्री प्रोसेसिंग ऐसे मैकेनिज्म्स यूज होते हैं कि आप अगर कोई भी इमेज लोड करते हो तो लोड करने के बाद वो वेक्टराइज भी कर देता है, उसको शार्पन भी कर देता है, और व्हाटसोएवर द ऑपरेशन यू नीड टू अप्लाई यू कैन अप्लाई थ्रू द केरास। फर्स्ट वी कैन यूज लोड इमेज फंक्शन। मैंने यहाँ पे ये देखो लोड इमेज फंक्शन यूज किया, उसमें mug.jpg दे दिया और टारगेट साइज क्या दे दिया, ये वाला दे दिया कि इमेज का साइज ये होगा। रीसाइज मतलब फंक्शन टू लोड द इमेज एंड रीसाइज। अब अगर ये इमेज इस साइज का नहीं भी होगा तो इसमें रीसाइज हो जाएगा। नेक्स्ट वी कैन कन्वर्ट द पिक्सल टू द numpy array, मतलब अब हम न्यूमेरिक पाइथन में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इमेज होता है ये असल में एरे की फॉर्म में नहीं होता। सो हम इसको न्यूमेरिक पाइथन में कन्वर्ट कर देते हैं केरास के थ्रू। ये इमेज टू एरे का एक इनबिल्ट फंक्शन होता है। सो हमने ये चीज यूज की और ये हमने कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही ये कन्वर्ट हो गया, नेक्स्ट स्टेप, मतलब अभी तक हमने ट्रांसफर लर्निंग अप्लाई नहीं की बल्कि अभी तक हम अपने डेटा को प्री प्रोसेस कर रहे हैं। आपको पता है कि प्री प्रोसेस मैकेनिज्म कैसे होते हैं। आप इमेज प्रोसेसिंग में कई तरह की प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स पढ़ के भी आए हो। So we only have one sample image, one image. We can reshape the array by calling a reshape mechanism. देखो वो जो हमारे पास एक इमेज था ना, वो अभी एक
3 डायमेंशनल इमेज है। 3 डायमेंशनल मतलब 3 टेंसर कैसे, इस तरह कि उसकी कोई विड्थ है, कोई उसकी हाइट है और कोई उसके नंबर ऑफ चैनल्स है। लेकिन अब जब मैंने इसको रीशेप किया तो रीशेप करने के बाद, तो अब ये रीशेप करने के बाद ये मैंने दिया इमेज रीशेप का मेथड, और रीशेप करने के बाद ये कन्वर्ट हो गया ये 1, और ये इमेज की शेप 1, इमेज की शेप 2 और इमेज की शेप 3, मतलब उसके विड्थ, उसकी हाइट और साथ ही उस इमेज का हमारे पास नंबर ऑफ चैनल्स। ये जितने, मतलब इमेज हमारे पास कुछ इस तरीके से था, कुछ ये इमेज था लाइक दिस वन। हमने जब इस इमेज को कन्वर्ट किया तो ये तमाम के तमाम जितने भी हमारे पास ये वाली चीजें थी, ये कंप्लीट वेक्टर में आ गए ऐसे। ये हमने किया भी था ऑलरेडी जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कोड हमने रन किया था। नेक्स्ट, द इमेज पिक्सल नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड इन द सेम वे एज द इमेज नेट ट्रेनिंग डाटा। अब हमने इमेज नेट के जो पिक्सल्स हैं इनको हमने सेम उसी तरह ही हमने प्रिपेयर करना है जैसे कि वो, सॉरी, जो अभी का इमेज है ये वैसे प्रिपेयर करना है जैसे इमेज नेट का ट्रेनिंग डाटा है, जो कि उस इमेज नेट वाले आर्किटेक्चर में पेपर में प्रेजेंट किया गया है। सो डिवेल्प द सिंपल फोटो क्लासिफायर। केरास प्रोवाइड द फंक्शन कॉल्ड प्री प्रोसेस। ये मैं अभी आपको बताया भी है कि इसमें प्री प्रोसेस करने के कई एक फंक्शन हैं, तो इसमें ये वाला फंक्शन भी है। अब ये क्या करेगा, ये VGG16 जो है ये यूज किया गया था, इसका प्री प्रोसेस की क्लास भी बना के रखी गई है। देखो, अगर आपने अपनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में भी इसको सॉल्व करना हो तो आप जो मॉडल यूज कर रहे हो, आपने वो मॉडल यूज करते हुए उस मॉडल के साथ आपने प्री प्रोसेसिंग की लाइब्रेरी लोड करवानी है। वो जैसे ही प्री प्रोसेसिंग की लाइब्रेरी लोड होगी, लोड होने के बाद ये आपके पास इमेज जो होगा वो प्री प्रोसेस हो जाएगा। और अगर आपके पास बल्क ऑफ इमेजेस हैं जिन पे आपने ट्रेनिंग करवानी है या आपने टेस्ट करवाना है, तो आपको वो तमाम के तमाम इमेजेस थ्रू प्रॉपर जो आपका होगा लूपिंग सिस्टम, उसके थ्रू करवाना पड़ेगा। अब मैं जिस उसकी प्रेडिक्शन करवाने के लिए रेडी हूं, जो मेरे पास इमेज मैंने लोड किया है। अब मैं अगर इसको प्रेडिक्ट करवाता हूं तो ये देखो, this code we can call the predict function on the model in order to get prediction of the probability the image belong to each of the 1000 known objects। मतलब अब ये क्या होगा, अब आपके पास ये कंप्लीटली प्रिडिक्ट कर देगा। मतलब अब हमें यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटीज देगा। अब अगर जितने पैरामीटर्स वहां पे दिए होंगे, मसलन 10 न्यूरॉन्स थे क्लासिफिकेशन के, तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपको आउटपुट देगा, या 1 न्यूरॉन था या व्हाटसोएवर। सो केरास प्रोवाइड अ फंक्शन टू इंटरप्रेट द प्रोबेबिलिटीज कॉल्ड डिकोड प्रेडिक्शंस। मतलब अगर हम उन प्रेडिक्शंस को डिकोड करना चाहते हैं कि वो कौन कौन सी प्रेडिक्शंस या कौन कौन सी क्लास के रिलेटेड आया है, तो वो भी हम कर सकते हैं। It can return a list of classes and their probabilities in case you would like to present the top 3 objects that may be in the photo। मसलन हम यहाँ पे केरास से हमने ये डिकोड प्रेडिक्शन किया, लेबल दिया, और डिकोड प्रेडिक्शन में हमने वो वैल्यूज दे दी जो हमारे पास ऊपर प्रेडिक्ट होके आई, और हमने जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज हैं वो हमने यहाँ से रिट्रीव करनी है। सो ये आप फंक्शन यूज करके क्लासिफिकेशन की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज यूज कर सकते हो। अब देखो, रनिंग द एग्जांपल वी कैन सी दैट द इमेज इज करेक्टली क्लासिफाइड एज कॉफी मग। मतलब ये इमेज आपके पास कॉफी मग के तौर पे 75% लाइकलीहुड पे क्लासीफाई हो गया है। सो होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब ये हमारे पास हमने दोबारा ट्रेनिंग नहीं करवाई, बल्कि ट्रांसफर लर्निंग की वो टाइप यूज की है कि हमने प्री ट्रेन्ड मॉडल को यूज कर लिया, दो इट इज अ ट्रांसफर लर्निंग। लेकिन ट्रांसफर लर्निंग इज लिटिल बिट बियॉन्ड फ्रॉम दिस, एंड अगर वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो शायद हमारा टोटल जो है वो हम कवर ना कर सकें। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे ट्यूटोरियल्स या कुछ लेक्चर्स दूंगा उसके ऊपर। आई पर्सनली रिकमेंड यू कि आप उस टेक्स्ट को रीड करो। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर दिस कोर्स, दिस टॉपिक।
उसमें मल्टी शॉट लर्निंग, सिंगल शॉट लर्निंग और ज़ीरो शॉट लर्निंग, ये तमाम टाइप की लर्निंग्स भी होंगी कि किस किस तरीके से होती हैं और कैसे हम टॉप को रिमूव करते हुए और कैसे हम उसको मतलब एडिट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं या मॉडल को रीट्रेन कर सकते हैं। सो आई पर्सनली रिकमेंड यू कि आप इस एग्जाम्पल को एक दफ़ा रन करो और रन करने के बाद देखो कि क्या ये वाली चीज़ ऐसे है और फिर उसको कोई अपनी तरफ से कोई ऐसा इमेज दो और उसकी आउटपुट देखो। सो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो हमने ये देखा है कि ये किस तरीके से ये काम करता है। सो एक यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ जो सजेस्ट करूँगा कि वो ये कि आप ना ये टाइप्स ऑफ जो लर्निंग होती है ना, ज़ीरो शॉट लर्निंग, वन शॉट लर्निंग, मल्टी शॉट लर्निंग, ये क्या होती है, ये कैसे काम करती है। ये दरअसल कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस चीज़ के रिलेटेड हैं कि जब आपके पास कैटेगरीज एक कैटेगरी का लेबल्स कम हो, मतलब लेबल डाटा कम हो या उसकी एग्जांपल्स कम हो, ये वहाँ पे यूज़ होती है। लेकिन आप पर्सनली जाके इसको डेफिनेशन की हद तक देखो कि ये क्या होता है। सो हमने इसमें जो डिस्कस किया वो आज थोड़ी सी उसकी समरी देख लेते हैं। वो ये है कि हमने देखा कि ट्रांसफ़र लर्निंग होती क्या है, हमने फिर ये देखा कि इमेज नेट का डाटा क्या था और उसमें कितनी नंबर ऑफ़ क्लासेस थी, उस डाटा को हमने थोड़ा सा स्टडी किया। उसके बाद हमने ये देखा कि ये प्री ट्रेन मॉडल होता क्या है, ट्रांसफ़र लर्निंग कैसे काम करती है, फीचर एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं। फिर हमने ये देखा कि वीजीजी की जो वेरिएशंस है वो क्या होती हैं और उसके बाद इनपुट डाटा क्या होता है और उसमें हमने स्टेट ऑफ द आर्ट जो मॉडल थे वो देखा। और फिर हमने कुछ चीज़ के मॉडल कैसे लोड किया जाता है केरास में ये मतलब ये आपको मैंने बताया कि कैसे हम जो वेट्स हैं वो लोड करते हैं और वेट्स जब लोड हो जाएंगे तो वो कैसे आप उनको विजुअलाइज कर सकते हो। फिर हमने अपने आर्किटेक्चर को दोबारा देखा और आर्किटेक्चर को के कुछ पैरामीटर्स हमने स्टडी किए कि ये पैरामीटर्स कैसे काम करते हैं। फिर हमने इन पैरामीटर्स को देखने के बाद हमने एक एग्जांपल ली, उस एग्जांपल को हमने सॉल्व किया थ्रू ट्रांसफ़र लर्निंग। मतलब उस क्लासीफायर को मैंने वो वाली चीज़ दी जिस पे कि शायद उसका एक भी लेबल ट्रेन नहीं हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि ये मग वाला इमेज उसमें था नहीं था व्हाट्सएवर, लेकिन उसने उसको क्लासीफाई किया और जब उसने उसको क्लासीफाई किया तो उसने कोई ना कोई आउटपुट भी दी। और मैंने आपको ये भी रिकमेंड किया कि कैसे इसमें कि आप कोई और इमेज लेके अपने सेल फोन से एक इमेज कैप्चर करके इस वीजीजी को देके देखो कि उसकी एक्यूरेसी क्या आती है, चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट का ले लो। फर्दर हमने प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स देखे कि वो कैसे काम करते हैं। सो ये हमारे पास एक कंप्लीट जो सिनेरियो है वो हमने इसमें देखा। फिर हमने प्रेडिक्शन की और प्रेडिक्शन में हमने देखा था कि वो कितने % प्रेडिक्ट हुआ। सो ये हमारे पास आज के लेक्चर की कंप्लीट समरी थी और होप सो कि आपको ट्रांसफ़र लर्निंग की समझ आ गई होगी और आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स या अपने फर्दर प्रोफेशनल फील्ड में भी ट्रांसफ़र लर्निंग को यूज़ कर सकते हो। दैट्स फॉर टुडेज लेक्चर। Until next lecture, thank you.